तो राज्यसभा झांकी है, 24 अभी बाकी है। एक और चुनाव, अखिलेश की एक और हार। सीएम योगी के सामने अखिलेश अपना सियासी कुनबा भी नहीं बचा पा रहे हैं। मनोज पांडे एसपी का ब्राह्मण चेहरा थे। राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के बागी नेता बन गए। अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी ने भी पाला बदल लिया। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी समाजवादी पार्टी से खफा हो गई हैं। पूजा पाल, आशुतोष मौर्य भी एनडीए के साथ खड़े हुए नजर आए। और ये सब अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स का ही असर देखने को मिल रहा है। राम मंदिर मुद्दे पर बयानबाजी से ये नेता काफी नाराज थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से नेता काफी खफा थे। लेकिन अखिलेश अपने ही घर में अपने ही लोगों का अंतर्मन नहीं टटोल पाए। राज्यसभा चुनाव में नेताओं को मौका मिला और अखिलेश के खाते में एक और हार आ गई। लेकिन अखिलेश की हार से अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस क्यों टेंशन में है, इसी पर शुरू करेंगे डिबेट। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में कैसे खुली पीडीए की पोल। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के अखिलेश जी ने जो टीका टिप्पणी करी है, अपने परिवार को संभाल नहीं पाना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, मुझे लग रहा है यह उचित नहीं है। विधायक उनके थे, अपने विधायकों से संवाद क्यों नहीं किया। अपनी ही पीडीए पॉलिटिक्स में फंस गए अखिलेश। जहाँ तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, हमारे उम्मीदवारों को जिताने में मदद की। अमेठी रायबरेली की राजनीति पर क्या होगा असर। कांग्रेस के 2 वोट थे, दोनों ने अपने वोट दिए हैं और दोनों में कोई क्रॉस वोटिंग की न शिकायत है। जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी के विधायकों का, ये उनका अपना आंतरिक मामला है, वो उस पर जांच करेंगे और जांच करके जो कुछ कहना है वो समाजवादी पार्टी कहेगी। कांग्रेस पार्टी उस पर कोई टिप्पणी नहीं। हार पर चिंतन मंथन, 24 के लिए टेंशन। भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा जो किया है, संविधान को भी जो बदलने की नियत है। राज्यसभा चुनाव से निकला बड़ा संदेश। अखिलेश यादव इतने चतुर हैं, पिछड़ों को धोखा देने में, मुसलमानों को धोखा देने में, दलितों को धोखा देने में इतने चतुर हैं कि उनकी चतुराई को समझ पाना, पिछड़ों के जो खास तौर से जो पिछड़ों में वो जो वंचित शोषित हैं, उनको समझ पाना बड़ा कठिन काम है। जब हमको उन्होंने धोखा दे दिया तो दूसरे को हम क्या बात करें। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। हमारे पहले राउंड का सवाल है, पीडीए का क्लेश, खुद फंस गए अखिलेश, क्या ऐसी स्थिति बन रही है क्या। हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। दूसरे राउंड का सवाल है, अमेठी रायबरेली में कांग्रेस को क्यों हो रही है टेंशन। इस राज्यसभा चुनाव से कांग्रेस की टेंशन अमेठी और रायबरेली को लेकर कैसे बढ़ गई है और क्यों बढ़ गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हार पर मंथन, अखिलेश को 24 की टेंशन। ये तो राज्यसभा चुनाव था, असली चुनाव तो अभी आ रहा है और उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। फखरुल हसन चांद साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सुभाष चंद्र यादव, प्रवक्ता एसबीएसपी हमारे साथ हैं। राकेश गोयल हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। फखरुल हसन चांद साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर दो, जिसके बाद आपकी ही पार्टी के नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव साहब कार्रवाई करिए इनके खिलाफ, वरना भारी पड़ जाएगा हमारे लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है, वो जाने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम को लेकर बयान दिया, राम मंदिर को लेकर बयान दिया, साधु संतों को लेकर बयान दिया। आपकी पार्टी के तमाम नेता अखिलेश यादव से गुहार लगाते रहे कि साहब कार्रवाई करिए इन पर, वरना भारी पड़ जाएगी। अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है, वही जाने। अब स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि आज न माया मिली न राम, वो सारे के सारे आपसे खफा हुए
और आपसे दूर जा रहे हैं। आप लोग जब बयानों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी बयानों को जोड़ देना चाहिए जो नहीं जोड़ते हैं। अरे कभी दिनेश शर्मा जी के भी बयान जोड़ दीजिए, कभी और जो लोग हैं संजय निषाद उनके भी बयान जोड़ दीजिए तो ये बात पूरी हो जाए। और देखिए समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है और जो भी लोग गए हैं किसको वोट दे के गए हैं, जो बागी हुए हैं किसके लिए बागी हुए हैं, किसी गरीब के लिए बागी हुए हैं, किसी किसान के लिए बागी हुए हैं, किसी पिछड़े दलित के लिए बागी हुए हैं क्या? एक धन्ना सेठ, एक व्यापारी, एक बिल्डर, एक सेठ संजय सेठ और जितने लोग भी गए हैं सबके पास ईडी सीबीआई की कभी एक नोटिस भेज दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या प्रसाद मिला था, किस प्रसाद को लेके वो बागी हो गए। इसलिए देखिए राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ समाजवादी पार्टी उस पर कानूनी राय ले रही है। जितने भी बागी हैं उन पे कानूनी राय लेने के बाद कार्रवाई समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से करेगी। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, जो अगड़ी जाति के भी लोग हैं, जो समाजवादी सोच के लोग हैं, उनको भी हम अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। इसलिए ये कहना कि जो बागी होके वोट डाला जिन्होंने राज्यसभा में, वो इसलिए बागी हो गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान था। देखिए मंदिर तो समाजवादी पार्टी भी बनवा रही है, लेकिन हम मंदिर के नाम पे वोट थोड़ी मांग रहे हैं, मंदिर के नाम पे राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादियों का रास्ता कभी भी धर्म का नहीं रहा है। हमने कभी धर्म के नाम पे ना वोट मांगा है, ना धर्म के नाम पे राजनीति की है। और जो लोग भी वोट दे के गए हैं, जिनको जो प्रसाद मिला है, हम तो कहते हैं कि ईडी एक बार जांच कर ले, पता चल जाएगा कि कहां किसको आशियाना मिल गया प्रसाद में या किसको क्या मिल गया। तो वो तो देखिए, ये तो राज्यसभा चुनाव में कैसे क्रॉस वोटिंग हुई और जो लोग वोट के जिनका अपने अंतरात्मा की आवाज पे वोट कर रहे हैं, तो वो अंतरात्मा की आवाज के किसी किसान के लिए थी, किसी गरीब के लिए थी, किसी दलित के लिए, पिछड़े के लिए थी। अरे वो अंतरात्मा की आवाज तो एक सेठ के लिए थी, एक धन्ना सेठ, एक व्यापारी, एक बिल्डर, एक अरबपति व्यक्ति के लिए अंतरात्मा की आवाज निकली। अंतरात्मा की आवाज नहीं, प्रसाद की आवाज निकली। समीर जी से जवाब लूंगा फखरुल हसन चांद साहब, देने का काम किया। लेकिन इस पर मुझे एक लाइन याद आ रही, वो कहते हुए मैं समीर जी के पास जा रहा हूं कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। आप हमेशा यही बताते रहे कि वो कितना गलत है, उसके दामन पर दाग है, वो होशियार था, वो चालाक था, जनता पे छोड़ दीजिए ना, वो होशियार था, वो चालाक था, उसने फायदा उठाया, वो चला गया। एक बार भी भीतर झांकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या यही स्थिति है क्या समीर जी? ठीक है, मैं आऊंगा दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा। आप बोल रहे थे अनइंटरप्टेड, मैंने आपको बोलने दिया ना फखरुल हसन चांद साहब, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। समीर जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो लोग छोड़कर गए हैं या जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी है साहब, उनकी अंतरात्मा मर चुकी है, अंतर खात्मा हो चुका है, इस वजह से वो चले गए उधर। नहीं, हमें लगता है कि कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा जीवित थी और अखिलेश यादव जी की अंतरात्मा मर चुकी है। मैं इस नाते कह रहा हूं कि अभी हमारे सपा के विद्वान प्रवक्ता ईडी और सीबीआई की बात कर रहे थे। आप अखिलेश यादव का राजनीतिक जीवन देखिए। 2012 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले किसको निकाला अपनी पार्टी से? अपने पिताजी को। उसके बाद किसको निकाला? अपने चाचा शिवपाल यादव को। उसके बाद किसको निकाला? अपनी बहू अपर्णा यादव को। उसके बाद उन्होंने पार्टी गलत बोलिएगा, गलत बोलिएगा तो टोकना पड़ेगा। किसको निकाला पार्टी से? सब लोग जानकारी करके तो बैठिए चैनल पे। सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई। अरे किसको निकाला? 17 में कांग्रेस से गठबंधन करके लड़े, हार गए। आप लोग चैनल पे बैठ के लोकसभा हार गए, 22 में विधानसभा हार गए, 23 में नगर निगम हार गए। निरंतर हार की श्रृंखला उनके साथ चलती जा रही है और अखिलेश यादव को मूल्यांकन अपना करना चाहिए। ओम प्रकाश जी उनको छोड़ के चले गए। भाई अपमानित किसको कौन कर रहा है यह समाज जानता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पे है। मनोज पांडे उनके कद्दावर नेता, उन्होंने कहा साहब राम का अपमान मत करिए, सनातन का अपमान मत करिए, हमारी आस्था है। आस्था सबकी हो सकती है, दल कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी की आस्था को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने गाली दिया। मैं तो ये 2 लाइन कहूंगा अखिलेश जी के लिए, न खुदा ही मिले न विशाले सनम। अखिलेश जी, आपको कुछ नहीं मिलेगा इस नाते कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं सनातन को अपमान करने का। काशी विश्वनाथ का अपमान किसने किया? अखिलेश जी ने किया। अयोध्या पे
हमला करने वाले, आतंकवादी हमला करने वाले का मुकदमा किसने वापस लिया? अखिलेश यादव की सरकार में वापस हुआ। अयोध्या में राम मंदिर न बना, इसके लिए रोकने और भटकाने का काम किसने किया? अखिलेश यादव ने किया। तो जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव स्वयं जिम्मेदार है। और इनकी पीडीए परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। इनकी पीडीए दलित और शोषित वंचितों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साहब मैं आपके पास आऊंगा, आप रिस्पॉन्ड करिएगा। उससे पहले अंशु अवस्थी को मैं चर्चा में शामिल कर लूं। अंशु जी, क्या इस क्रॉस वोटिंग से रायबरेली में और अमेठी में आपकी टेंशन बढ़ गई है? और बढ़ गई है तो फिर उसको लेकर अभी क्या समाधान है? क्या इस गठबंधन का कोई फायदा आपको मिलेगा अमेठी और रायबरेली में, या आपको लग रहा है कि जो बगावत हुई है बड़ा डेंट लगने वाला है? झूठ बोलता है कोई, निकल जाता है टोक नहीं, देखिए जो इंडिया गठबंधन बना फखरुल हसन चांद, एक सेकंड अंशु जी, आ रहा हूं आपके पास। फखरुल हसन चांद साहब, 30 मिनट की डिबेट होती है, पूरा समय मैं आपको नहीं दे सकता ना महाराज। मैं फिर से आऊंगा आपके पास, आप काउंटर करिएगा जितना आपका मन करेगा। सब पॉइंट वहां पे नोट करके रखिए। आऊंगा मैं आपके पास। अंशु अवस्थी जी, आपके गठबंधन साथी हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। गठबंधन साथी हैं, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। अंशु अवस्थी जी, जिम्मेदारी है इसकी, और अगर कोई झूठ बोला तो उसको बीच में टोकिए। अरे जिनको आपने 17 सीट दी है, उस पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए भाई साहब। अब जी, परसेप्शन एक फ्लोट करना चाहते हैं। बीजेपी परसेप्शन एक, अरे भाई शांत हो जाइए, कौन बोल रहा है? झूठ बोलता है तो टोकने की तो हिम्मत रखिए। और नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई, क्योंकि 70% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 2014 में 37% वोट बीजेपी को मिला था, और ये घटकर 19 में 35 पे आ गए। अब सारा वोट ये जो बिखरा हुआ था, ये गठबंधन बनकर एक साथ खड़ा है। तो सोचिए कि जब 70% वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा और बीजेपी को मिलेगा कितना, 25-30, तो ये कितने 3-4 लाख के अंतर से हारेंगे। और लड़ेंगे, 2 पर 2 चुनाव हो रहा, लड़ेंगे और 2-4 लाख वोट भी पाएंगे, लेकिन बहुत बुरा हारेंगे। हमें पूरे प्रदेश में फायदा मिलेगा। भाजपा ने कोशिश तो की है कि विधायकों को तोड़ लें, लेकिन आप बताइए, आप अंतरात्मा तो बदल दे रहे हैं पैसा रुपया देकर, लेकिन जनता की अंतरात्मा कैसे बदलेंगे? हमारी लड़ाई तो यही है कि आपने जो आर्थिक असमानता फैलाई, उसका आज लक्षण यह है कि प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति मित्र की कमाई 1600 करोड़ रुपए रोज है, रोजाना 1600 करोड़। और इस देश के अन्नदाता की कमाई कितनी है? 27 रुपए। आम आदमी 100 रुपए, वही टैक्स आम गरीब आदमी देगा, वही टैक्स अमीर आदमी दे रहा है। आप अमीर आदमी टैक्स देगा 25% और गरीब देगा 30%। तो ये जो भेदभाव है, ये जनता समझ रही, जनता को नहीं खरीद पाओगे। अंतरात्मा आप विधायकों की बदल सकते हैं, लेकिन जनता की नहीं। दूसरा, समीर जी कह रहे थे, आप याद करिए, कांग्रेस दिन पर दिन मजबूत हो रही, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। कर्नाटक चुनाव के समय बीजेपी के मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। कर्नाटक में बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस को वोट किया है, क्रॉस वोट किया है। तो ये तो देखिए कि शहंशाह का किला ढह रहा है, दिन पर दिन ढह रहा है। ये कोशिश परसेप्शन बिल्डअप करना चाह रहे हैं, ये परसेप्शन इनका बिल्डअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस देश के किसान, युवा, पिछड़े, महिलाएं सभी। ठीक है अंशु जी, अब मैं जवाब लेता हूं। सुभाष चंद्र यादव जी, अंशु जी कह रहे हैं कि देखिए 2014 में जो वोट 37% था, वो 2019 में और ज्यादा घट गया, वो 32 के आसपास, 33 के आसपास आ गया। वो कह रहे 70% लोग तो खिलाफ हैं। ये एनडीए में कितने भी दलों को शामिल कर लें, कितने भी विधायकों को अपनी तरफ कर लें, कितनी भी क्रॉस वोटिंग करवा लें, अंतिम परिणाम तो कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन के पक्ष में आने जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न रायबरेली में, न अमेठी में, न यूपी में। इनकी बात पे वो शेर याद आ रहा, गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो ये दिल बहला ले, दिल बहलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें सोच रहे, बहुत अच्छी बातें सोचना चाहिए इनको, क्योंकि उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। मेरे काबिल दोस्त बहुत बात कर रहे थे कि रुपया पैसा देकर अंतरात्मा की आवाज को बदला जा सकता है। ये लूट तंत्र बनाकर आपका भी ख्याल अच्छा है थोड़ी देर के लिए बस। लग गया, अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया। नहीं, आप बोलिए अंशु जी, टोका टाकी नहीं। दुकान बंद हो चुकी है। आप जिस रुपये पैसे देकर अंतरात्मा की आवाज बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री ने क्या आपके कांग्रेस के विधायकों को रुपया पैसा देकर अंतरात्मा की आवाज पर बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर दो। अरे महाराज, अरे भाई, बैंगन के लोगों, थाली के बैंगन, कर्नाटक पर भी बोलो, जाति जनगणना पर भी बोलो। इस देश में हक माना जा रहा है, आप लोग की पार्टी बनते हो, उस पर भी बोलो। उस पर क्यों नहीं बोलो? हिम्मत हो बोल के दिखाओ, जिनकी लड़ाई लड़ने आए उनको बोलकर दिखाओ। उन पर बोलने की हिम्मत है। थाली के बैंगन हो, थाली के बैंगन हो, देश जान चुका है तुम्हारा ड्रामा।
बैंगन बैंगन खाली के पता नहीं रहता किधर लुढ़क जाओगे, थोड़ा संभल के बोलो। ऐसा ना हो कि आप डिबेट में बैठे रहो और आपके आका जो है दूसरी तरफ लुढ़क जाए। देखते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आका आपके दूसरी तरफ लुढ़क जाए जब तक डिबेट चल रही है, इंडिया गठबंधन में आ जाए। के अंदर बैठ गए, क्या मजबूर है किसी की गोद के अंदर बैठ गए? अरे भैया, आप अपनी रायबरेली सीट वगैरह बचा लो, इस बात तो बहुत बड़ी बात होगी। आपकी बिलबिलाहट मुझे समझ में आ रही है। इधर आ जाओ। ठीक है, पांडे जी के एनडीए के साथ मैं राकेश जी को एक बार चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद मैं फखरुल हसन साहब आपके पास आ रहा हूं। राकेश गोयल जी, क्या अपने पीडीए पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव फंस गए और उसी का परिणाम है कि उनकी पार्टी के वो नेता जिनके भीतर गुस्सा पनप रहा था, उसने बगावत का रूप धारण किया और उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और आगे का अपना रास्ता भी चुन लिया? क्या यही हो रहा है क्या राकेश जी? देखिए, बिल्कुल यही हो रहा है। और अभी जैसे मैं दोनों प्रवक्ता को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा इनके वक्तव्य हैं और मैं इसको बड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा। देखिए, जब ये 54 साल के जो नौजवान, जो युवा बन के एक साथ गठबंधन करते हैं, तो किस तरीके से देश की जनता भी इनको पिछली बार नकार चुकी है, प्रदेश की जनता ने इनको नकारा और अब इनके खुद के नेता इनको नकार रहे हैं लगातार। इनके विधायक, इनके बड़े बड़े नेता, इनके कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं और ये जिस ख्याल में है कि इनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, मुझे तो लगता है इनका वोट प्रतिशत घटेगा और भाजपा के पलड़ा इसमें भारी नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से इनके लगातार वक्तव्य आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य आता है, उससे काफी लोग इनसे नाराज हैं। उसके अलावा ये अपने विधायकों की बातें सुनते, जिस तरीके से पूजा पाल इनको अखिलेश जी को कह के थक गई और इस तरीके से जिस तरीके से अतीक अहमद को संरक्षण दिया और बड़े बड़े माफिया गुंडाओं को संरक्षण दिया, प्रदेश की जनता देखिए इन सब बातों को भूलती नहीं है और इनके अपने नेता इसकी खिलाफत करते हैं और इसका खामियाजा जाहिर सी बात है दोनों पार्टी को उठाना पड़ेगा। ये इंडी गठबंधन का वजूद मुझे लगता है शायद बिखर जाएगा, इलेक्शन से पहले बहुत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हिमाचल में भी टूट हो रही है या यूपी के अंदर भी है और बहुत सारी जगह आपस में इनके खुद के मतभेद हैं पार्टीज के, तो ये कोई बहुत ज्यादा चमत्कार होने वाला नहीं है। ओके, फखरुल हसन साहब। देखिए राकेश गोयल भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ता ने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश के अपराध की बात, सही बात कहेगा वो, हर आदमी भाजपा के प्रवक्ता होगा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता भाजपा की प्रवक्ता है तो जनता को क्या करोगे आप? उत्तर प्रदेश में भाई जनता वोट दे रही है, जनता काम कर रहा है, जनता ले रहा है, वो भी सब और जनता ही आपके लिए उत्तर प्रदेश का दुश्मन हो गई है। आप तो जनता को भी दुश्मन कह दोगे। बिना लीक कराए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव नहीं है। कुछ तो मर्यादा का पालन करो। बेरोजगार सड़क पे हैं, महिलाएं सड़क पे हैं, किस किसान की 20 शुगर मिल बेचने वाली पार्टी किसानों की पार्टी है। 20 शुगर मिल बेचा था अखिलेश यादव ने, भारतीय जनता पार्टी शुगर मिल, यहाँ बैठ के 20 शुगर मिल बेचा था, उसका जवाब अखिलेश यादव को देना पड़ेगा। कौन बेचा? किसानों को डंडा कौन मारा? तो देखिए, गुंडों का राज किसने स्थापित किया? गरीबों के पैसे को किसने लूटा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। आज आप ठीक है समीर जी, मैं आऊंगा आपके पास। समीर जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। एक बार चांद साहब को अपनी बात पूरी करनी दीजिए। नौजवान सड़क पे है, आज महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़क पे है और भारतीय जनता पार्टी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक परीक्षा कराने की आपके उत्तर प्रदेश सरकार में संभव नहीं है कि बिना लीक कराए आप एक परीक्षा करा लीजिए और यहाँ बड़े बड़ी बातें करते हैं। अभी विधायकों पर बात कर लेते हैं चांद साहब, विधायकों पर बात कर लेते हैं, पीडीए पॉलिटिक्स पर बात कर लेते हैं, जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उस पर बात कर लेते हैं। मैं बस आपको 5 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अभी कल चुनाव हुआ, उससे एक दिन पहले हम डिबेट कर रहे थे शाम को। नाहिद लारी खान आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ी हुई थी और हमारे स्वर्गीय अलाउद्दीन समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े थे। वो बता रहे थे कि देखिए भाई साहब, 8 विधायक नहीं आए हैं इस डिनर पार्टी में, मतलब वो खफा है, इसका मतलब है कि कल क्रॉस वोटिंग होगी। नाहिद लारी खान ने कहा कि अमित जी अपनी जो रिपोर्ट है उसको अपडेट कर लीजिए, अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। वो हमारे सारे 8 विधायक आ गए हैं, कोई नाराज फूफा नहीं है, सब हमारे पक्ष में वोट करेंगे। मैंने उनसे सवाल किया कि आपका आत्मविश्वास है या अतिविश्वास है? वही सवाल मैं अभी भी आपसे कर रहा हूं कि अभी आपको जो लग रहा है कि आपका जो गठबंधन हुआ है वो आपको उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीत दिला देगा, या जो आपसे खफा होकर उधर गए हैं उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, यह आपका आत्मविश्वास है या अतिविश्वास है?
देखिए अमित जी, जब कोई दूसरा सवाल करता उठाता तो जवाब देना पड़ता है। हम आपके सवालों का जवाब दे देते हैं अमित जी। देखिए, ये हमारा आत्मविश्वास नहीं, हमारा जनता पे भरोसा है, उस नौजवान पे भरोसा है, बेरोजगार पे भरोसा है जो उत्तर प्रदेश में एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार बिना पेपर लीक हुए नहीं करा पा रही है। हमारा भरोसा उन किसानों पे है जो सड़क पे हैं, जो अपनी फसल के मूल्य के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा भरोसा उन अपनी बहनों पे है जो बहनें अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वो बलात्कारियों को पैरोल दे रही है, बलात्कारियों को सजा बचाने का काम कर रही है। हमारा भरोसा तो किसान पे, नौजवानों पे, उन जवानों पे है जिनको नौकरी भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए थी, नहीं दे रही। इसलिए ये हमारा भरोसा है इस उत्तर प्रदेश और देश की जनता पे कि जनता ये परिवर्तन लेके आएगी। भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति से भले राज्यसभा का चुनाव जीत जाए, लेकिन उन नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे करके महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रही, किसानों की आय दुगनी करके किसानों के साथ छल करने का काम कर रही है, उन सेना के जवानों के साथ छल कर रही है जिनको आप अग्निवीर जैसी नौकरी देना चाहते हैं। तो हमारा भरोसा, आत्मविश्वास जनता पे है। ठीक है, देखिए, हमें लगता है कि सपा के प्रवक्ता भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अरे बताइए ना, कौन सी पेपर की एक परीक्षा बताइए, एक परीक्षा बताइए। अरे एक परीक्षा आप अपनी सरकार में कितनी नौकरियां दिए थे, फखरुल हसन चांद साहब, मैंने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का ना। आप कह रहे जनता पे भरोसा है ना, तो फिर क्या टोका टाकी कर रहे हैं? समीर जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फखरुल हसन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारी ऐसे टाइम की लोग किसी की बात नहीं है। सरकार में जाति विशेष के लोग आयोगों के चेयरमैन थे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, नौकरियां बेची जा रही थी, और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस बात से डरी हुई है कि उनकी जमीन दरक रही है। कांग्रेस की गवाहट यह है कि सुन नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं, यही दिक्कत है। जो नाराज होके गए वो भी तो यही कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही थी, हम कह रहे थे लेकिन सुन नहीं रहे थे। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है समीर जी। समीर जी, अमित जी, सपा और कांग्रेस की बेचैनी यह है कि मनोज पांडे ऊंचा हार से 17 का भी चुनाव जीते, 22 का भी चुनाव जीते, और इनके कर्मों के नाते वो टूट के अपने से इनसे अलग हो गए। ये अपने कर्मों को नहीं देखते, अपने व्यवहार को नहीं देखते, अपनी गतिविधियों को नहीं देखते, आरोप लगाते भाजपा पर। भाई 6.5 लाख सरकारी नौकरी हमने दी, 5 साल में अखिलेश यादव कितना दिए बता दें। हमने 20 शुगर मिलें समाजवादी पार्टी ने बेची, हमने शुगर मिलें चलाई, रमाला की शुगर मिल 500 करोड़ रुपया देके हमने चलाई, योगी जी ने दिया, और शुगर मिल का विस्तार हुआ, मोहम्मदपुर हमने चलाया, पिपराइच हमने चलाई, मुंडेरवा हमने चलाई। इन सारे मुद्दों पर तो आप देखते हैं ना फखरुल हसन साहब, जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं उसके बावजूद बार बार उनकी जीत हो रही है। मैं अंशु जी के पास जा रहा हूँ। अंशु जी देखिए, ये गठबंधन, एक सेकंड में आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, मैं फिर से आऊंगा आप लोगों के पास। अंशु जी, जब गठबंधन हुआ आप लोगों का फाइनल हो गया समाजवादी पार्टी के साथ, तो आपके लिए एक उम्मीद जगी कि चलिए अमेठी 2019 में हार गए थे, लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं वो हमको मदद करेंगे, एक बार फिर से वोटर हमारी तरफ लौटेगा। रायबरेली में आपको मनोज पांडे से भी उम्मीद रही होगी कि वो भी समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो उसको खींचकर हमारे पक्ष में लाएंगे, लेकिन अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगहों पर बगावत हो गई है। आपको लग रहा है कि आपको नुकसान होने वाला है, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मनोज पांडे के जाने से या समाजवादी पार्टी के किसी भी विधायक के जाने से? अमित भाई देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी, क्योंकि जनता ने किसको वोट दिया था ये महत्वपूर्ण है। जनता हमेशा पार्टी को वोट देती है, और अमेठी रायबरेली की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेठी रायबरेली का गांधी परिवार से एक पारिवारिक रिश्ता है, एक भावनात्मक लगाव है, और अमेठी रायबरेली के लिए हमेशा कांग्रेस की सरकारों ने, गांधी परिवार ने वो सब किया है जो करना चाहिए। जितने केंद्रीय संस्थान है, चाहे उड़ान अकेडमी हो या दूसरे और प्रतिष्ठित सेल, भेल, गेंद, सभी अमेठी रायबरेली में, पीजीआई हमने अमेठी को दिया, रायबरेली को दिया, सॉरी। दूसरा, बीजेपी ने जो लोगों की भावना बदली, आत्मा की आवाज, वो पता है किससे बदली है? ये जो पुलिस अभ्यर्थियों का 60 लाख जो अभ्यर्थी थे उनका जो पैसा है, उस पैसे से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन युवाओं ने भी मन बना लिया है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। आपने पैसा लिया था कि हम परीक्षा सफल कराएंगे, नौकरी देंगे, और आप चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करते हो। शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को? युवाओं ने मन बना लिया है। आप समझ लीजिए, आप देखिए लगातार युवा आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि जो मेहनत से हजारों करोड़ रुपया उन लोगों ने इकट्ठा किया था। सुभाष जी 10 सेकंड में
मिनट। अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं कि 1 और 1 2 होगा, आप कह रहे हैं 1 और 1 11 होगा। जल्दी से सुभाष जी। इनके अंदर कोई मानवता नहीं है। मुझे बताइए कि आज तक बताओ ना कितनी नौकरी दी? पेपर सकुशल क्यों नहीं हो पाया? समीर सिंह को इस पर जवाब देना चाहिए। विधायकों ने जो अमेठी से बिलोंग करते हैं और रायबरेली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बगावत कर दी। उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना ही पड़ा है, क्योंकि अमेठी तो पहले जमा चुके हैं। बच्ची खुशी के पत्थर है वो रायबरेली हार के प्रधानमंत्री ने वादा किया, ठीक है। कांग्रेस पार्टी। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, समय समाप्त हो रहा है। देखिए, राज्यसभा चुनाव तो हो गया, क्रॉस वोटिंग भी हो गई, बगावत भी हो गई, और जो बागी थे उन्होंने अपना अपना रास्ता भी अख्तियार कर लिया। लेकिन सामने वाले के ऊपर बार बार उंगली उठाने से तो काम चलने वाला है नहीं। फखरुल हसन चांद साहब, एक बार तो अपने भीतर भी झांक कर देखना होगा, अपने भीतर भी चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। ये कहने से काम नहीं चलने वाला है कि उसकी अंतर खात्मा हो चुकी है, और जबकि वो कह रहा है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा है। आपको भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।